देखिए अब अपन इसमें जानेंगे त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। त्वरण या एक्सेलरेशन है क्या? जैसे आपने पढ़ा विस्थापन में परिवर्तन की दर, उसे अपन ने कहा वेग। दूरी में परिवर्तन की दर यानी उसे कहा अपन ने चाल, यानी समय के साथ जो परिवर्तन था। इसी तरह से वेग में परिवर्तन की जो दर होगी वो कहलाएगी त्वरण। जिस तरह से चाल या वेग के चार प्रकार थे, नियत वेग या यूँ कह सकते हैं एक समान वेग, परिवर्तित वेग या असमान वेग, ताक्षणिक वेग और औसत वेग, उसी प्रकार त्वरण के भी चार प्रकार होंगे। कौन कौन से चार प्रकार होंगे? वही नियत त्वरण, परिवर्तित त्वरण, औसत त्वरण और ताक्षणिक त्वरण। तो देखिए पहले अपन अब इनके परिभाषाओं को लिख के इनको अपन जान लें, क्योंकि यह अपने पास एक अच्छा और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि त्वरण अपन किसे कहेंगे। तो देखो अपन क्या लिख देंगे इसकी डेफिनेशन। वैसे तो आप ये छोटी क्लास से पढ़ते आए हो, कक्षा 9 के अंदर आपने ये पढ़ा होगा, कक्षा 9 के अंदर इस टॉपिक को भी वैसे आपने पढ़ा होगा। अब अपन इसके अंदर जान रहे हैं त्वरण को, किसी वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण। यहां लिख देता हूं मैं, किसी वस्तु के वेग में, किसी वस्तु के वेग में समय के साथ, वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर। सिंपल एक लाइन लिख दो, किसी वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर। अब देखिएगा ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। ध्यान रहे, वेग सदिश राशि है तो त्वरण भी कैसी है? सदिश राशि। ये अपन आगे सदिश पढ़ेंगे, अगला जो नेक्स्ट चैप्टर है नंबर 4, उसमें सदिश और अदिश, फिर उसके बाद उसी में है द्विविमीय गति यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन, वो भी उसी का पार्ट है। तो देखिए किसी वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर यानी कि त्वरण एक्सेलरेशन कहलाती है। ये अपन ने जान लिया है। अब इसके टाइप्स देखो। नंबर 1, पहला अपन प्रकार जो देख रहे हैं वो है नियत त्वरण यानी कि कांस्टेंट, या इसे अपन कह सकते हैं एक समान त्वरण। नियत त्वरण या इसे अपन क्या कह रहे हैं? एक समान त्वरण। यो क्या कह सकते हैं नियत त्वरण? अगर समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन हो तो कैसा कहलाएगा? नियत त्वरण। समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन, समान वेग परिवर्तन। अगर समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन होता है तो इस प्रकार के त्वरण को कहा जाता है नियत त्वरण। अब नियत त्वरण जो गति के जो अपन समीकरण पढ़ेंगे, ध्यान रखना मैं इसमें नोट लगा लिख रहा हूं कि जो गति के समीकरण पढ़ेंगे वो सभी समीकरण नियत त्वरण पर क्या करते हैं? कार्य करते हैं। यानी गति के सभी समीकरण नियत त्वरण पर कार्य करते हैं। ये अपन लिख सकते हैं गति के सभी समीकरण नियत त्वरण पर कार्य करते हैं। ये लीजिए, ये अपन ने इसका डेफिनेशन भी दे दिया। नंबर 2, अब अपन लेंगे परिवर्तित त्वरण। नियत त्वरण था, परिवर्तित त्वरण अथवा इसे आप कह सकते हैं असमान त्वरण। परिवर्तित त्वरण या असमान त्वरण हुआ क्या? अगर मैं ये कह दूं समान समय अंतराल में असमान वेग परिवर्तन हो, समान समय अंतराल में भिन्न वेग परिवर्तन,
अगर होता है तो इस प्रकार के त्वरण को कहा जाता है परिवर्तित त्वरण या असमान त्वरण। इस त्वरण की विशेषता यह है कि समय पर निर्भर करता है। ये समय पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। अब समय पर किस प्रकार निर्भर करता है, उसकी स्क्वायर के रूप में, उसके क्यूब के रूप में, वो इस प्रकार से असमान त्वरण आ गया। नंबर 3, अब अपन इसमें बात कर रहे हैं औसत त्वरण की। औसत त्वरण, एवरेज एक्सेलरेशन, ये होता है किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन और इस परिवर्तन में लगने वाले समय का अनुपात। इसको कहा जा सकता है किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन तथा इस परिवर्तन में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन तथा इस परिवर्तन में लगने वाले समय, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन तथा इस परिवर्तन में लगने वाले समय के अनुपात को, औसत त्वरण कहते हैं। उस समय के अनुपात को क्या कहते हैं, औसत त्वरण कहते हैं। अतः ए एवरेज, भाई त्वरण को अपन ए के द्वारा दर्शाएंगे और ए वी का मतलब एवरेज यानी औसत त्वरण। तो क्या फॉर्मूला बन गया इसका, यह है वेग में परिवर्तन बटे में परिवर्तन में लगा समय। परिवर्तन में लगा समय। अब वेग में परिवर्तन को अपन कैसे लिखें भाई, जैसे मैं इसे ले देता हूं डेल्टा वी, वेग में परिवर्तन को शो कर रहा है। डेल्टा टी यानी कि परिवर्तन में लगा समय में चेंज आ गया, तो मैं इसे कह सकता हूं कि वेग में परिवर्तन v2 माइनस v1। पहले वेग v1 था, बाद में वेग क्या हो गया v2। अब मैंने ले लिया कि t1 समय पर वेग v1 था और t2 समय पर वेग क्या था, v2 था। क्या कहा मैंने, t1 समय पर वेग v1 था और t2 समय पर वेग v2 था। तो वेग में परिवर्तन क्या हुआ, v2 माइनस v1, और समय में क्या परिवर्तन हुआ, t2 माइनस t1। तो यहीं से आप कह दीजिए t2 माइनस t1। ये अपने पास औसत त्वरण के लिए फॉर्मूला आ गया। अब एक चीज़ यहाँ मैं नोट ला के लिख रहा हूँ जो कि न्यूमेरिकल्स वगैरह में अच्छी काम आती है, अपन प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन इसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में जैसे अपन ने औसत चाल ज्ञात की थी विभिन्न स्थितियों में ताकि सवाल आसानी से अपन हल कर सकें, उसी प्रकार से मैं त्वरण के लिए भी लिख रहा हूँ कि अगर ये मान लिया कि कोई वस्तु t1 समय पर उसका त्वरण a1 है और t2 समय पर उसका त्वरण अगर a2 है, तो उसका औसत त्वरण क्या बनेगा। तो देखो, यदि किसी वस्तु का t1 समय पर त्वरण a1 वे t2 समय पर त्वरण a2 हो, तो यानी कि वेग का जिक्र नहीं है, अर्थात केवल त्वरण दे रखा हो और समय दे रखा हो, तो औसत त्वरण कैसे ज्ञात किया जाएगा उसका फॉर्मूला अपन लिख रहे हैं। यदि किसी वस्तु का t1 समय पर त्वरण a1 व t2 समय पर त्वरण a2 हो तो औसत त्वरण यानी कि माध्य त्वरण भी कह सकते हैं, ए एवरेज इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लिखा जाएगा a1 t1 प्लस a2 t2 अपोन में t1 प्लस t2। ये लीजिए,
हो तो औसत त्वरण ए एवरेज इज इक्वल टू A1 T1 प्लस A2 T2 अपॉन में T1 प्लस T2 होगा। ये लीजिए, ये अपने पास औसत त्वरण का क्या आ गया, फॉर्मूला अपने पास आ गया है। अब देखो, अब अपन बात करें, 3 अपने त्वरण जान लिए हैं, चौथा है इसके में अपने पास ताक्षणिक त्वरण। एक समान त्वरण जान लिया है, असमान त्वरण भी अपन ने जान लिया है, और औसत त्वरण भी अपन ने जान लिया है। अब देखिएगा नंबर 4, ताक्षणिक त्वरण। ताक्षणिक त्वरण होगा क्या, सिंपल सी डेफिनेशन, किसी क्षण वेग में परिवर्तन की दर, किसी क्षण वेग में परिवर्तन की दर ताक्षणिक त्वरण कहलाती है। देखो भाई ध्यान दीजिए, ना मैंने स्थिति और समय के ग्राफ की चर्चाएं की है, ना मैंने वेग और समय के ग्राफ की चर्चा की है, ना ही मैंने त्वरण और वेग के ग्राफ, त्वरण और समय के ग्राफ की चर्चा की है। अपन इसके बाद जो टॉपिक अपन है, थोड़ा सा अवकलन और थोड़ा सा समाकलन पढ़ें, उससे पहले अपन कुछ ग्राफों की चर्चाएं करेंगे। यानी कि जो ग्राफ हैं अपने पास गति संबंधी, उन तीनों की, यानी कि स्थिति, वेग और त्वरण, इन तीनों की अपन जो चर्चा है एक साथ ही कर लेंगे। तो इसके जस्ट बाद पहले अपन कुछ सरल रेखा में जो गति है उससे संबंधित ग्राफों की चर्चा करके फिर थोड़ा सा अवकलन और थोड़ा सा समाकलन और अपन इसमें जानेंगे। उसके बाद फिर गति के समीकरण अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। तो देखिए मैंने क्या कहा, किसी क्षण वेग में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है, ताक्षणिक त्वरण कहलाती है। इसका मतलब ताक्षणिक त्वरण हुआ क्या, ए इज इक्वल टू, देखो वैसे त्वरण आपने लिया था औसत त्वरण, ध्यान कीजिए, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी 0 के इक्वल है, यानी ये परिवर्तन बहुत कम है डेल्टा टी, यानी समय बिल्कुल नगण्य है, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो कैसा बन जाएगा, ताक्षणिक बन जाएगा। तो मैंने क्या लिखा, किसी क्षण वेग में परिवर्तन दर ताक्षणिक त्वरण कहलाती है। अतः ताक्षणिक त्वरण, अतः ताक्षणिक त्वरण क्या फॉर्मूला हो जाएगा भाई, देखिएगा, इससे अगर मैं स्मॉल ऐसे लेता हूं तो ये लिखा जाएगा dv अपॉन में dt, यानी डेल्टा की जगह dt बन जाएगा। कब होता है ऐसा, अगर डेल्टा t गिव्स क्या था, 0 था लगभग, उसकी ओर बढ़ता है। तो अब देखिएगा a इज इक्वल टू dv अपॉन में dt मेरे पास आ गया है। अब मैं इसी को आगे और किस किस रूप में बढ़ा सकता हूं, देखो एक तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यहां अपन एक चीज पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो v है इसका मतलब क्या था, ds अपॉन में dt, यानी विस्थापन में परिवर्तन की दर थी। ध्यान रहे ये अवकलन रूप कहलाता है, जिसके बारे में अपन चर्चाएं अभी करेंगे अतिशीघ्र। या तो पहले ग्राफ पढ़ लेंगे, पहले इसे पढ़ लेंगे, ताकि अवकलन और समाकलन भी थोड़ा सा उतना ही पढ़ेंगे जितना अपने सिलेबस में काम आएगा। ये नहीं कि अपन अवकलन समाकलन की पूरी बुक ही लेके बैठ जाएं, ऐसा अपने लिए संभव होगा नहीं। तो देखिएगा अब यहाँ इसे अगर मैं सोल्व करता हूँ या इसे लिखता हूँ तो ये लिखा जाएगा d2s अपॉन में dt स्क्वायर। तो एक बात क्लियर हो गई कि अगर मैं विस्थापन का 2 बार अवकलन करूँ, अगर विस्थापन का एक बार में t के सापेक्ष अवकलन कर देता हूँ तो क्या बन जाता है, वेग बन जाता है। और अगर 2 बार अवकलन कर दूँ विस्थापन का तो क्या बन जाता है, त्वरण बन जाता है। और समाकलन में इसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ मेरे पास एक तो फॉर्मूला ये बन गया है, एक मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो a इज इक्वल टू dv अपॉन में मेरे पास dt है। इस dv अपॉन में dt को मैं इस प्रकार से अरेंज कर देता हूं, देखो कैसे, dv अपॉन में dx
इंटू डी एक्स अपॉन में डी टी, यानी कि डी एक्स का मैं ऊपर नीचे इसमें गुणा कर देता हूँ तो देखिए मेरे पास क्या हो गया है, वही डी वी अपॉन डी टी है। लेकिन एक प्रॉब्लम मेरे पास इजीली सोल्व हो गई, वो ये कि जो डी एक्स अपॉन में डी टी है ये तो क्या बन गया, वी बन गया। या मैं कह सकता हूँ क्योंकि x क्या है यहाँ पर, विस्थापन है, वे विस्थापन s है, उस s को मैं x के रूप में ले रहा हूँ। चलो यहाँ मैं इसे x से लिख देता हूँ, ये लो। विस्थापन को अपन x से भी लिख सकते हैं, y से भी ले सकते हैं और किससे, s से भी ले सकते हैं। तो यहाँ ये हो गया है डी एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स अपॉन डी टी। तो देखो डी एक्स अपॉन में डी टी तो हो गया v, और ये हो गया है डी वी अपॉन में डी एक्स। ये भी त्वरण का ही एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला अपने पास आ गया है। तो A इज इक्वल टू वी डी वी अपॉन में डी एक्स। यहाँ अपने पास त्वरण की ये बातें हुई। कुछ बातें और अपन त्वरण की कर लें। अगर त्वरण पॉजिटिव है इसका मतलब वस्तु त्वरित है, अर्थात उसके वेग में समय के साथ क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अगर त्वरण नेगेटिव है इसका मतलब वस्तु का वेग समय के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है, अर्थात वस्तु में रिटार्डेशन यानी कि मंदन हो रहा है। और अगर त्वरण शून्य है अर्थात वस्तु के वेग में परिवर्तन क्या है, अर्थात वस्तु एक समान वेग से गतिमान है, यानी वेग में परिवर्तन क्या हो गया, शून्य, यानी उसका वेग क्या हो गया है, नियत हो गया है। तो देखिए यहाँ इन पॉइंट को भी अपन नोट कर लें। इस त्वरण के प्रकार तो अपन ने कंप्लीट कर ही लिए। अगर ए की वैल्यू ए धनात्मक है यानी पॉजिटिव है, ए कैसा है, धनात्मक है, तो इसका मतलब वस्तु त्वरित है, अर्थात वस्तु के वेग में वृद्धि हो रही है, यही हुआ। और अगर इसके विपरीत अगर ऐसा है, ए कैसा है मान, त्वरण का मान कैसा आ रहा है, ऋणात्मक, तो इसका मतलब होता है कि वस्तु मंदित है, यानी वस्तु का वेग क्या हो रहा है, समय के साथ घट रहा है, अर्थात वस्तु के वेग, अर्थात वस्तु के वेग में कमी। और अगर ऐसा है कि ए की जो वैल्यू है वो कैसी दी हुई है, 0 है, यानी वस्तु एक समान वेग से क्या है, गतिमान। तो इसका मतलब है वस्तु एक समान वेग से गतिमान है। ये लो, तो वस्तु एक समान वेग से क्या है, गतिमान। यहां अपने पास ये त्वरण वाला पॉइंट अपने पास कंप्लीट हो गया है। अब अपन इसमें नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है वो अपन देखेंगे इसके अंदर, या पहले इसमें अवकलन समाकलन जान लेते हैं, उसके बाद फिर अपन ग्राफ की बातें करेंगे। क्योंकि बिना अवकलन समाकलन थोड़ा सा भी जाने अपन आगे के इस अध्याय का अपन अध्ययन नहीं कर सकते, वो बड़ी समस्या आएगी, क्योंकि न्यूमेरिकल हल करना कठिन हो जाएगा, दूसरा डेरिवेशन करना भी अपने लिए आसान नहीं रहेगा। लेकिन अभी अपन उतना ही अवकलन समाकलन जानेंगे जितना कि इस चैप्टर में अपने काम आएगा। उसके बाद फिर अपन इसके ग्राफ की चर्चाएं करेंगे।